फ्रेंड्स, हर रोज़ स्टोरी का नया भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और हाँ, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग कहानी को पूरा ज़रूर सुने। पुलिस चौकी पर मुजरिम को गिरफ्तार करके जेल में बंद किया। इंस्पेक्टर किशन रस्तोगी ने कांस्टेबल नंदलाल से पूछा, क्या निकिता मैडम आ गई क्या? नंदलाल ने जवाब दिया, अभी तक नहीं आई सर। वो एक केस की जांच के सिलसिले में अस्पताल गई हैं, वहीं से होते हुए आएंगी। किशन ने बोला, अच्छा, हमें लगा शायद वो आज देर से आएंगी। तब नंदलाल हंसते हुए बोले, नहीं सर, अपने 28 साल के कैरियर में मैडम को कभी देर से आते नहीं देखा है। समय की बहुत पाबंद है, अपने काम में बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करती, अपने काम को बहुत महत्व देती है। तभी कदमों की आहट हुई। निकिता को देख वहां खड़े हवलदार सैल्यूट करके जय हिंद मैडम बोला। निकिता ने कड़क आवाज में बोला, आज के केस की सभी फाइल हमारे टेबल पर पहुंचा दो। इतना बोल वो अपने केबिन की तरफ चली। तभी उन्होंने देखा जेल में कम उम्र का एक लड़का बंद है। शक्ल से किसी अच्छे घर का लग रहा था। उसे देख निकिता पूछे, क्या हुआ है, क्या किया है इसने? तब नंदलाल ने फाइल आगे बढ़ाते हुए बोला, मैडम, इसने अपने साथ पढ़ने वाले एक लड़के पर चाकू से जानलेवा हमला किया है। अभी तक उस लड़के को होश नहीं आया है, वो अस्पताल में है। निकिता ने उसकी फाइल पढ़ी। वो केवल 18 साल का है। उसका नाम राघव मिश्रा है। वो 12वीं में पढ़ता है। उसके घर में उसे 4 साल छोटा भाई और माँ बाप है। निकिता ने कारण का पूछा तो पता चला उसने ऐसा क्यों किया। निकिता ने दोबारा से नंदलाल से पूछा। वहां खड़ा इंस्पेक्टर किशन बोले, मैम, राघव अपने स्कूल का टॉपर है, पर वो इस समय कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। बस यही बोलता है, मुझे कुछ भी सजा दे दो, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे जान से मार दूंगा। निकिता ने बोला, ठीक है, मैं बात करती हूँ। एक शांत कमरे में पूछताछ के लिए राघव को रखा गया। निकिता ने राघव से पूछा, बताओ राघव, तुमने उस पर हमला क्यों किया? राघव बोला, आपको जो सजा देनी है दे दो। हाँ, मैंने ही मारा है उसे। इंस्पेक्टर किशन ने बोला, मैम, इसे तो मेरे हवाले कर दो। इसे जब मेरे हाथ की खुराक मिलेगी तो सारी वजह बताएगा। निकिता ने बोला, नहीं, रहने दो, अभी इसे जेल में ही रखो, कल तक देखते हैं उस लड़के राजन को होश आता है या नहीं। अगले दिन राजन को होश आ गया। राजन का स्टेटमेंट के दौरान से पता चला राघव अपने साथ पढ़ने वाली लड़की सिया, जो कि बचपन से राघव की दोस्त थी, उसे प्यार करता था। जब उसे पता चला राजन और सिया आपस में प्यार करते हैं तो उसे लगा राजन उससे सिया को छीन रहा है। राजन की जन्मदिन की पार्टी में जब सिया और राजन को एक साथ गले लगा देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया और फल की टोकरी में रखा चाकू उस पर हमला कर दिया। राजन के पिता वकील थे। अपने बेटे पर हमला करने वाले को वो आसानी से नहीं छोड़ने वाले थे। जब निकिता राघव के माँ और पिता से मिली तो उन्हें उन पर बहुत तरस आया। वो मध्यम वर्ग के बहुत ही सज्जन लोग हैं। वो निकिता से अपने बेटे को बचाने के लिए बोल रहे थे। उन्होंने उन्हें बताया कि उनका बेटा ऐसा नहीं था, वो हमेशा अपनी पढ़ाई पर ध्यान देता रहता था। कुछ दिनों से पता नहीं उसे क्या हो गया, एक दिन उसने आत्महत्या करने की भी कोशिश की थी। ये सब सुनकर निकिता ने एक बार राघव से बात करने की सोची। उसने राघव को बाल सुधार गृह भेजा और वहीं उसे समझाने को सोचा। निकिता अक्सर अपनी छुट्टी वाले दिन में बाल सुधार गृह जाती थी। निकिता सभी बच्चों के साथ राघव से मिली। सभी बच्चों के साथ राघव बिल्कुल शांत बैठा था, किसी से कुछ नहीं बोल रहा था। निकिता ने उसे अलग कमरे में बिठाया और बात करनी शुरू की। उन्होंने बोला, तुम सिया से कितना प्यार करते हो? सिया का नाम सुनकर राघव चौंक गया और वो हैरानी से निकिता की ओर देखने लगा। जिसे तुम प्यार करते हो उसके ही प्यार को उससे छीन रहे हो? राघव गुस्से में बोला, सिया सिर्फ मेरी है, मैं उसे किसी और का नहीं होने दूंगा। निकिता मुस्कुराती हुई बोली, तुम्हारे हिसाब से प्यार का मतलब अपने प्यार को हासिल करना है, चाहे वो तुम्हें चाहती हो या नहीं। पता है वो अब तुमसे कितनी नफरत करती है, क्योंकि उसे उम्मीद भी नहीं थी कि तुम ऐसा भी करोगे। राघव के आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, मैंने उसे बचपन से चाहा है, हमेशा उसकी मदद की, पर जब से कॉलेज गए हैं वहां राजन मिला, उसे वो हीरो की तरह दिखने वाला राजन से प्यार हो गया। वो हम दोनों के बीच में आया है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। आज सिया राजन की वजह से मुझसे नफरत करने लगी है। निकिता ने परिवार वालों की तरफ से कई तरीके से समझाया,
पर सब विफल रहा। निकिता ने सिया से बात की और राघव को समझाने के लिए बोला। सिया राघव की बचपन की दोस्त थी और राघव को भी अपना बहुत अच्छा दोस्त मानती थी। सिया के घर वाले नहीं चाहते थे कि सिया राघव से मिले, पर सिया ने बोला वो मेरा दोस्त है, अगर मेरी बात करने से उसकी सोच बदल जाती है तो मैं जरूर बात करूंगी। निकिता के कहने से वो उनकी बात मान गई। अगले दिन सिया राघव से मिलने गई। राघव और कम उम्र के सभी कैदियों को एक अलग कमरे में पुलिस की निगरानी में रखा गया था। सिया को देख राघव चौंक गया। वो बड़बड़ाने लगा, सिया तुम आ गई, मुझे यकीन था तुम भी मुझसे प्यार करती हो, तुम जरूर आओगे। सिया के चेहरे पर उदासी थी। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि राघव को बताने की कि वो राजन से प्यार करती है, ना कि राघव से। सिया ने बोला, देखो राघव, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो और हमेशा रहोगे, पर मैंने तुम्हें दोस्त के अतिरिक्त किसी और नज़र से कभी देखा ही नहीं। जो प्यार का एहसास मुझे राजन के साथ लगा वो तुम्हारे साथ कभी नहीं लगा। राजन और तुम दोनों ही मेरे लिए महत्वपूर्ण हो। तुमने कभी भी मुझे अपना दोस्त माना है, कभी भी प्यार किया है, तो राजन को मारने का ख्याल मन से निकाल दो। जो सच है उसे स्वीकार करो। अपनी जिद से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। राघव शांति से सिया की बात सुन रहा था। उसकी आंखों से लगातार आंसुओं की धारा बह रही थी। सिया वहां से ये बातें बोलकर चली गई, पर राघव और शौक में डूब गया। वो बिल्कुल शांत हो गया। उस दिन किसी से कुछ नहीं बोला, बस निर्जीव की तरह बैठा रहा। रात में खाना भी नहीं खाया। उस रात जब करीब आधी रात बीत गई तो राघव शौचालय गया। वहां की कांच की खिड़की का थोड़ा सा हिस्सा टूटा हुआ था। राघव ने वो कांच का टुकड़ा लिया और अपनी कलाई की नस काट ली। जब दूसरा कैदी शौचालय गया और शौचालय को अंदर से बंद पाया, उसने आवाज लगाई, पर कोई उत्तर न मिलने पर उसने हवलदार को खबर को सबने मिलकर दरवाजा तोड़ा और राघव को बेहोश पड़े देखा। जल्दी से एम्बुलेंस बुलाकर अस्पताल में भर्ती करके निकिता और राघव के घर वालों को खबर की। सभी लोग अस्पताल पहुंचे। निकिता ने वहां के हवलदार को डांटते हुए बोला, तुम सब क्या सो गए थे जो ऐसी घटना हो गई? हवलदार ने माफी मांगते हुए सारी बात बताई। पूरी रात राघव को बचाने के लिए डॉक्टर लगे रहे। सिया को जब खबर मिली वो भी अस्पताल में आ गई। सुबह डॉक्टर ने जब बताया राघव खतरे से बाहर है, तब सबको सुकून मिला। परिवार वालों और सिया के मिलने के बाद निकिता राघव से मिलने गई। राघव को देखकर बोली, तुम इतने छोटे बच्चे सर पर प्यार का भूत सवार करके कुछ भी कर देते हो और अपने आप को आशिक बनते हो। राघव बोला, आप नहीं समझोगे प्यार को, आपने तो शायद कभी प्यार किया भी नहीं होगा। राघव की बात पर निकिता मुस्कुराई और बोली, आपको यहाँ एक हफ्ते रुकना है और आज रविवार है, हमारी छुट्टी का दिन, तो हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। राघव का मन तो नहीं था कुछ भी सुनने का, पर इतनी सख्त इंस्पेक्टर कोई कहानी सुनाए तो दिलचस्पी आ ही जाती है। निकिता ने एक गहरी सांस ली और कहानी सुनाना शुरू किया। दो दोस्त थे। लड़की का नाम निक्की था। वो हमेशा से एक इंजीनियर बनना चाहती थी, पर उसका दोस्त आयुष जो उसके साथ पढ़ता था वो हमेशा पुलिस में जाना चाहता था। निक्की अपने दोस्त आयुष को इतना चाहती थी कि उसके साथ पढ़ने और रहने के लिए उसने वही विषय चुन लिए जो आयुष लेता। वो कोई भी ऐसा मौका जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा से आयुष के पास रह सके जाने नहीं देती थी। ज़्यादातर समय दोनों साथ ही रहते। आयुष के लिए भी बहुत खास दोस्त थी निक्की। उन दोनों की अपनी अलग दुनिया थी। उन्हें किसी और की जरूरत महसूस नहीं होती थी। स्कूल खत्म हुआ, कॉलेज शुरू हुआ, दोनों ने एक ही कॉलेज में प्रवेश लिया। दोनों की दोस्ती में कुछ नहीं बदला था, पर आयुष थोड़ा बदल गया था। आयुष के पीछे बहुत सी लड़कियां पड़ी रहती। आयुष को भी अच्छा लगता, पर निक्की को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो बहुत गुस्सा हुआ करती थी आयुष के बदले स्वभाव से। निक्की और आयुष के बीच बहुत गहरी दोस्ती थी, पर प्यार था या नहीं ये उस समय दोनों को नहीं पता था। दोनों में प्यार भरी बातें तो नहीं, पर प्यारी सी शरारतें होती रहती थी। आयुष को निक्की को परेशान करने में बहुत मजा आता था। निक्की आयुष के अलावा किसी से बात भी करना पसंद नहीं करती थी। आयुष कॉलेज में अक्सर लड़कियों के साथ बातें करता, उनकी तारीफ करता, उन्हें अपनी बातों से प्रभावित करने की कोशिश करता रहता था। वो निक्की से लड़कियों के मोबाइल नंबर लाने को बोलता था। निक्की को ये सब देखकर बहुत जलन होती थी। जब तक निक्की आयुष के साथ रहती वो उसे किसी और लड़की से बात भी नहीं करने देती थी, और जिस दिन आयुष कॉलेज नहीं जाता था निक्की भी नहीं जाती। निक्की से दोस्ती करने के लिए कई लड़कों ने हाथ बढ़ाया, पर निक्की को आयुष के अलावा ना तो किसी लड़की से दोस्ती रखनी थी
ना ही लड़के से। अगर आयुष की तबीयत थोड़ी भी खराब हो जाती तो निक्की बिल्कुल बेचैन हो जाती। वो आयुष के घर उसे मिलने जाती थी। कॉलेज में एक बार निक्की, आयुष और कुछ दोस्त कैंटीन में बैठे थे। पास की टेबल पर एक लड़की बैठी थी। सादगी में भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। थोड़ी देर में कॉलेज के कुछ आवारा लड़के वहां आए और उस लड़की को घूरते हुए उनमें से उन लड़कों का लीडर बंटी अप्रत्यक्ष रूप से उसे कमेंट करने लगा। वो लड़की अपनी किताब में नजर गड़ाए उन सबकी बातों को अनदेखा कर रही थी। आयुष उन्हें डांटने के लिए उठा तो निक्की ने हाथ पकड़कर रोकते हुए बोला, वो सीनियर है और बहुत बुरे भी, उनसे मत उलझो। तभी वो लड़की वहां से जाने लगी तो लड़के उसका रास्ता रोककर खड़े हो गए। बंटी ने उस लड़की से कहा, हम सीनियर हैं, तुम्हारे जब तक हम ना जाने को बोले यहीं खड़े रहो। बंटी ने उसे लड़की के हाथ से किताब लेके देखते हुए बोला, ओहो, तो तुम वकालत पढ़ रही हो, नाम क्या है तुम्हारा? जानवी, उस लड़की ने दबी आवाज में बोला। बंटी ने कहा, चलो तो एक गेम खेलते हैं। हम तुम्हारा दुपट्टा एक लड़के को देंगे, तुम्हें उसे बिना बोले अपना दुपट्टा मांगना है। ये सुनकर जानवी चौंक गई। उसने अपना दुपट्टा कस के पकड़ लिया। बंटी ने जैसे ही उसका दुपट्टा छुआ, जानवी ने जोर का थप्पड़ बंटी के मुंह पर मार दिया। ये देख वहां पर उपस्थित सभी लोग स्तब्ध रह गए। बंटी तिलमिला उठा। उसने जोर से चिल्लाते हुए जानवी को मारने के लिए हाथ उठाया। तभी आयुष ने उसका हाथ रोकते हुए उसे पीछे धक्का दिया। बंटी बोला, जानता नहीं तू मुझे क्या कर सकता हूँ? तब जानवी चिल्लाती हुई बोली, तुम्हें नहीं पता हम क्या कर सकते हैं। यूजीसी पिछले साल ही स्पष्ट कह चुका है कि अगर कॉलेज रैंकिंग की शिकायत करने वाले छात्रों की मदद नहीं करेगा तो पीड़ित निसंकोच यूजीसी के पास जाएं और वहां से मदद मिलेगी। दोषियों पर रैगिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। छात्राओं, खासकर नई छात्राओं को अजीबोगरीब नियमों के तहत परेशान करना या अपमानजनक टास्क देना भी रैगिंग माना जाएगा। थोड़ी ही देर में जानवी ने कई धारा बता दी जिसके तहत वो बंटी पर केस कर सकती थी। बंटी ने कुछ नहीं बोला और गाल मलते हुए वहां से चला गया। आयुष जानवी से बात करना चाहता था पर वो बिना कुछ बोले वहां से चली गई। निक्की ने बोला, क्या हुआ? पहली बार लड़की ने भाव नहीं दिया तो बुरा लग रहा है? आयुष मुंह बनाते हुए बोला, ओ हेलो, वो मेरे टाइप की नहीं है, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है उससे बात करने में। अगले दिन कॉलेज में आयुष और निक्की पहुंचे तो आयुष ने क्लास में जाने से मना करते हुए निक्की से बोला, तुम चलो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। निक्की क्लास में चली गई। आयुष एलएलबी विभाग में जाकर सभी क्लास में झांक झांक कर जानवी को खोज रहा था। तभी एक क्लास की तीसरी लाइन में आयुष की नज़र ठहर गई। वहां जानवी बैठी थी। क्लास में तब तक प्रोफेसर नहीं आए थे। आयुष जहां से जानवी दिख सके ऐसी जगह क्लास में जाके बैठ गया। थोड़ी ही देर बाद प्रोफेसर आए और लेक्चर शुरू किया। आयुष जानवी को ही देख रहा था। प्रोफेसर ने आयुष को खड़े होने को बोला। आयुष ने कुछ सुना ही नहीं। वो तो जानवी के ख्यालों में खोया हुआ था। क्लास के सभी विद्यार्थी आयुष को देखने लगे। जानवी देखते ही पहचान गई। आयुष के पास बैठे एक लड़के ने आयुष को जोर से हिलाया। आयुष हड़बड़ा गया। प्रोफेसर ने आयुष से कुछ प्रश्न पूछे। मुंह नीचे करके खड़ा हो गया। पीछे बैठे एक लड़के ने बोल दिया, सर, ये बीएससी विभाग का है। प्रोफेसर ने दोबारा पूछा, तुम इस क्लास में क्यों आए हो? आयुष कुछ नहीं बोला। प्रोफेसर ने चेतावनी देकर क्लास से बाहर निकाल दिया। आयुष मुस्कुराता हुआ वहां से चला गया। जब वो अपनी क्लास के पास पहुंचा तो निक्की क्लास के बाहर ही खड़ी थी। आयुष समझ गया निक्की उसकी वजह से क्लास में नहीं गई। दोनों साथ में क्लास में गए, जहां दोनों को देर से आने के कारण प्रोफेसर से डांट पड़ी। निक्की आयुष को घूर कर देख रही थी। आयुष अक्सर जानवी को देखने के लिए उन जगह पर जाता जहां वो होती, उस बस में जाता जिस बस में वो जाती। जानवी को यह सब देख आभास हो गया था कि आयुष उसका पीछा कर रहा है और निक्की को भी पता था, पर लड़कियों से दोस्ती आयुष के लिए सामान्य था, इसलिए निक्की ने कुछ नहीं कहा। जानवी अपने चाचा चाची और उनकी बेटी माधुरी के साथ रहती थी। उसके माता पिता जब वो 16 साल की थी तभी दुर्घटना में चले गए थे। आयुष ने मौका देखकर एक दिन जानवी से बात करनी चाहिए। आयुष ने जानवी से कॉफ़ी पीने का आग्रह किया। जानवी ने मना कर दिया। जानवी ने कई बार आयुष को अलग अलग लड़कियों के साथ घूमते बातें करते देखा था। जानवी की नज़रों में आयुष की कोई अच्छी प्रतिष्ठा नहीं थी। निक्की और आयुष के दोस्त दूर से ही दोनों की बातचीत को देख रहे थे। जब जानवी वहां से चली गई तो उन्होंने आयुष का मजाक बनाते हुए बोला, आयुष, हर लड़की एक जैसी नहीं होती है। आयुष बोला, ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं उससे पूछ रहा था बंटी ने दोबारा परेशान तो नहीं किया? निक्की बोली, तो
मैं तुम्हारे बचपन की दोस्त हूँ, मुझे सब पता है। आयुष जानवी को पसंद करने लगा था। बंटी अपने थप्पड़ का बदला लेने के लिए कई चालें चलता था, पर आयुष उसकी हर चाल को नाकामयाब कर देता। जानवी की कई बार आयुष मदद करता, पर जानवी धन्यवाद भी नहीं करती थी। आयुष की बार बार मदद करने से जानवी के मन में आयुष के प्रति सम्मान पैदा हो रहा था। कॉलेज के वार्षिक कार्यक्रम के दौरान रोमियो जूलियट का नाटक में आयुष रोमियो बना और अपने सर से बोलकर जानवी को जूलियट के लिए सहमत कर दिया। जानवी बहुत मुश्किल से सर के कहने से सहमत हुई थी। अभ्यास के दौरान दोनों की बढ़ती नज़दीकियां देख निक्की अंदर ही अंदर टूट रही थी। चूंकि उसे एहसास होना शुरू हो गया था वो आयुष से प्यार करती है, इसलिए उसे किसी और का होते देख निक्की को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। कॉलेज के लान में आयुष और निक्की साथ बैठे किताबें लिए किसी विषय पर बहस कर रहे थे। तभी जानवी वहां आई। आयुष जानवी को देखकर अपने बाल ठीक करने लगा। आयुष के मुंह से आवाज़ निकली, तुम यहाँ? जानवी हल्की मुस्कान के साथ बोली, हाँ, आपने जो भी हमारी मदद की उसके लिए दिल से धन्यवाद। निक्की बिना कुछ बोले एक बार जानवी की ओर एक बार आयुष को देख रही थी। आयुष जानवी की बातों को जवाब देते हुए बोला, नहीं, इसमें धन्यवाद देने की जैसी कोई बात ही नहीं है। हाँ, अगर साथ एक एक कॉफ़ी हो जाए तो। आयुष अपनी कही हुई लाइन अधूरा छोड़ते हुए उम्मीद से जानवी की तरफ देखने लगा। जानवी थोड़ा सोच के बोली, हमारा लेक्चर अभी फ्री है, आपको भी यहाँ देखकर लग रहा है क्लास नहीं है, तो कैंटीन चले कॉफ़ी पीने। ये सुन के आयुष के चेहरे पर चमक आ गई। वो बोला, मैं तो बिल्कुल फ्री हूँ, चलो चलते हैं। निक्की बोली, हाँ हाँ चलते हैं, चलो। तभी आयुष जानवी के पीछे से इशारे में साथ चलने को मना करते हुए बोला, नहीं, निक्की को नोट्स बनाने हैं, वो हमारे साथ कैसे जा सकती है, उसे बहुत काम है। निक्की आयुष के व्यवहार से आश्चर्य से बोली, पर नोट्स तो। आयुष निक्की के पास गया और हाँ, मैं भी तो वही कह रहा हूँ, तुम्हारे नोट्स नहीं बने हैं। उसने इशारे से निक्की को साथ जाने को मना करने को बोला। निक्की समझ गई और बोली, हाँ ठीक है, आप लोग जाएं। आयुष और जानवी जब वहाँ से चले गए तो निक्की को पहली बार बहुत दुख हुआ। आयुष उसका दोस्त था, इतनी बेरुखी की उसे उम्मीद नहीं थी। निक्की की आंखों से आयुष के लिए प्यार मोती बन के छलक रहे थे, पर इस बात का आयुष को जरा भी एहसास नहीं था कि वो अनजाने में निक्की का दिल दुखा रहा है। जानवी से जितनी नज़दीकियाँ आयुष की बढ़ रही थी, निक्की से वो उतना दूर भी होता जा रहा था। अब वो निक्की के साथ कम समय बिताता था। अगर वो निक्की के साथ हो तो जानवी भी साथ होती थी। निक्की को लगता था आयुष उसके साथ होकर भी साथ नहीं है। निक्की समझ गई थी आयुष को अपना प्यार मिल गया है, अब वो जानवी के साथ खुश है। निक्की अब खुद को आयुष से दूर ही रखने लगी थी। हमेशा शरारत करने वाली निक्की शांत हो गई थी। अगले दिन निक्की का जन्मदिन था। निक्की उस दिन थोड़ा उदास थी, इसलिए वो कॉलेज नहीं गई। आयुष का फ़ोन आया तो आयुष ने कॉलेज न आने का कारण पूछा। निक्की ने बोला, तबीयत कुछ ठीक नहीं है। आयुष उसे डांटते हुए बोला, तुमने मुझे बताया नहीं। निक्की बोली, तुम्हारे पास समय ही कहाँ था मेरी बात सुनने के लिए, फिर मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाह रही थी। आयुष ने बोला, ठीक है, चलो मैं तुमसे मिलने तुम्हारे घर आता हूँ। आयुष का इस तरीके से निक्की का जन्मदिन भूलना निक्की को बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था। ऐसा कभी नहीं हुआ था जब आयुष निक्की का जन्मदिन भूला हो। वो हमेशा निक्की को सबसे पहले जन्मदिन की बधाई देता था। कॉलेज के बाद आयुष निक्की के घर गया और उससे बहुत खूबसूरत सी अंगूठी दिखाई। ये देखकर निक्की के चेहरे पर चमक आ गई। उसे लगा शायद आयुष को उसका जन्मदिन याद है। आयुष वो अंगूठी को दिखाते हुए पूछा, कैसी है? निक्की खुश होकर बोली, बहुत खूबसूरत है। आयुष निक्की को गले लगाकर बोला, मुझे पता था तुम्हें मेरी पसंद जरूर पसंद आएगी, बस जानवी को भी पसंद आ जाए। जानवी का नाम सुनकर निक्की चौंक गई और आश्चर्य और प्रश्न भरी निगाहों से आयुष की तरफ देखने लगी। आयुष ने बोला, सब कुछ इतनी जल्दी हो गया, पता ही नहीं चला। जानवी मेरा प्यार, जिसे मैं चाहता था, जो मुझे लगता था मेरे लिए बनी है, वही है। अपनी बात आगे बढ़ाते हुए आयुष बोला, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो, इसलिए सबसे पहले बता रहा हूँ तुम्हें। तुम बताओ ना निक्की, क्या वो मेरा प्रस्ताव को अपनाएगी? कल मैं जानवी को अपने दिल की बात बताने जा रहा हूँ। ये सुनकर निक्की बहुत ज़्यादा दुखी थी, पर आयुष के चेहरे की खुशी देखकर उसने अपना दुख जाहिर नहीं किया। दिल टूटने से जो उसके अंदर एक दुख का सैलाब पलकों के बांध से रुका हुआ था, वो निकलने के लिए बेताब हो रहा था, लेकिन निक्की ने उसे नियंत्रित कर रखा था और आयुष के हंसते चेहरे को देखकर मुस्कुरा रही थी। तभी निक्की की माँ अपने हाथ में जूस लेकर कमरे में आई। उन्होंने आयुष से बोला, अरे बेटा, काफ़ी दिनों के बाद आए हो,
मुझे तो लगा कि तुम निक्की का जन्मदिन ही बधाई देना भूल गए हो, क्योंकि तुम हर साल निक्की के जन्मदिन पर सुबह ही केक लेकर घर आ जाते थे। आयुष ये सुनकर आश्चर्य में पड़ गया और निक्की की तरफ देखने लगा। निक्की अभी भी मुस्कुरा रही थी। उसने अपने सर पर हाथ मारते बोला, अरे इतना महत्वपूर्ण दिन मैं कैसे भूल गया। आयुष ने निक्की को गले लगाकर बोला, हैप्पी बर्थडे माय डियर, आई एम सॉरी, मैं अभी केक लेकर आता हूँ। निक्की ने हाथ पकड़ते बोला, नहीं रहने दो, कोई ज़रूरत नहीं है। आयुष बोला, क्या हुआ निक्की, तुम तो बिल्कुल बदल गई। मुझे तो लगा मेरी इस गलती पर तुम मेरे सर के बाल नोच डालोगी, पर तुम तो शांत हो, इतनी बदल कैसे गई। निक्की मुस्कुराते हुए बोली, बदल तो तुम भी गए हो ना आयुष। जरूरी तो नहीं होता ना हमेशा एक जैसा ही दिन हो। जरूरी नहीं होता जो हमारे लिए खास हम भी उसके लिए खास ही हो। समय के साथ सब बदलता रहता है, बस परेशानी और दुख उन्हें होता है जो बदल नहीं पाते खुद को। समय के साथ लोगों के लिए हमारी अहमियत भी बदल जाती है। आयुष निक्की के माथे पर अपना हाथ रख बोला, निक्की तुम्हारी तो सच में तबीयत ठीक नहीं लगती, इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे करने लगी। निक्की बोली, छोड़ो ये सब, बताओ कब जानवी को अपने दिल की बात बता रहे हो। मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए, तुम्हें तुम्हारा प्यार मिल गया। आयुष निक्की का जन्मदिन भूलने पर शर्मिंदा था। वो बोला, चलो हम दोनों कहीं घूमने चलते हैं। निक्की ने मना करा, पर निक्की की माँ भी निक्की के उदास होने से परेशान थी। इसलिए जब आयुष ने निक्की की माँ से बोला कि निक्की उसके साथ नहीं जा रही है, तो उन्होंने आयुष की बात मानने की सलाह दी। ना चाहते हुए निक्की तैयार होकर आयुष के साथ घूमने चली गई। निक्की और आयुष दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठे थे। आयुष ने निक्की के लिए केक मंगाया। केक काटते हुए आयुष अपने फ़ोन से निक्की के साथ फ़ोटो ले रहा था, तभी जानवी का फ़ोन आ गया और आयुष बात करने के लिए रेस्टोरेंट से बाहर आ गया। निक्की फिर उदास हो गई थी। आयुष के वापस आने पर निक्की ने घर जाने के लिए बोला। जल्दी ही दोनों अपने घर वापस चले गए। निक्की घर पहुंचकर बहुत रोई, उसका दिल टूट गया था। आयुष ने जानवी को अपने दिल की बात बताई। जानवी भी आयुष को चाहती थी, तो खुशी से आयुष का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। ग्रेजुएशन के आखिरी साल की परीक्षा कभी समाप्त हो गई थी। निक्की के नंबर आयुष से बहुत अच्छे आए थे। आयुष के माता पिता की शादी के सालगिरह में निक्की और उनके माता पिता सब लोग एक साथ बैठे थे। आयुष के पिता ने निक्की और आयुष से पूछते हुए बोले, आगे क्या करना है भविष्य में। उन्होंने आयुष को दिल्ली पुलिस के लिए निकले फॉर्म के विषय में बताया और निक्की से भी फॉर्म भरने को कहा। आयुष और निक्की ने दोनों ने फॉर्म भरने और तैयारी करने को कहा। आयुष जानवी से भी मिलता रहता था। आयुष ने जानवी से कहा, मैं अपने पैरों पर खड़ा होने के बाद अपने घर वालों से अपनी शादी की बात करूंगा। जानवी भी आयुष के फैसले से खुश थी। दोनों ने अपने सुनहरे भविष्य के सपने देखने लगे। आयुष अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय जानवी के साथ बिताता था। निक्की को अब इन सब की आदत हो गई थी। उसने अपने मन को समझा लिया था, आयुष और जानवी एक दूसरे के लिए ही बने हैं। निक्की दिल्ली पुलिस फॉर्म भरने के बाद परीक्षा की तैयारी करने में लग गई थी। जानवी और आयुष अपना सपना सच करना चाहते थे, इसलिए जानवी ने आयुष को परीक्षा की तैयारी पर ध्यान देने की सलाह दी और मिलना भी कम कर दिया। ये सब आसान नहीं था, पर आयुष और जानवी के अच्छे भविष्य के लिए ये भी जरूरी था। आयुष को अपना सपना पूरा करने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। आयुष ने इस मौके को गंभीरता से लिया और मन लगाकर परीक्षा की तैयारी की। परीक्षा का दिन भी आ गया। आयुष और निक्की दोनों अपनी परीक्षा देने के लिए तैयार थे, क्योंकि दोनों को परीक्षा संस्था एक ही थी। वो दोनों एक साथ ही गए। वो सफ़र निक्की को बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि जानवी का आयुष के जीवन में आने के बाद आयुष बहुत समय बाद निक्की के साथ इतना समय बिता रहा था। परीक्षा के बाद दोनों ने साथ में कॉफ़ी पी और घर के लिए चल दिए। रास्ते में आयुष बोल रहा था, बस जल्दी से मेरी नौकरी लग जाए, फिर जानवी से शादी कर उसे जल्दी से अपना बना लूँगा और उसे ज़िंदगी की सारी खुशियाँ दूंगा। निक्की को आयुष की आंखों में जानवी के लिए बहुत सारा प्यार साफ दिखाई देता था। वो उदास तो थी, पर आयुष की खुशी देखकर खुश हो जाती। परीक्षा के परिणाम के दिन संयोगवश निक्की और आयुष दोनों ने अपनी अपनी परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी। अब उनको रेस, मेडिकल, मेरिट लिस्ट इत्यादि ये सारी चीज़ें रह गई थी। समय बीतने के साथ रेस मेडिकल के बाद मेरिट लिस्ट में आयुष और निक्की दोनों का नाम आ गया। सब लोग बहुत खुश थे। कुछ समय बाद आयुष और निक्की के ट्रेनिंग पर जाने का भी समय पता चल गया। उन्हें 15 दिन बाद ट्रेनिंग पर जाना था। आयुष ने सबसे पहले ये बात जानवी को बताई। जानवी भी खुश थी, साथ ही आयुष के दूर जाने से उदास भी। आयुष के घर
और निक्की के घर में सभी लोग बहुत प्रसन्नता और गर्व महसूस कर रहे थे। दोनों के सफल भविष्य से शुरुआत हो रही थी। आयुष निक्की दोनों ने इसके लिए बहुत परिश्रम भी किया था। आयुष अक्सर जानवी से मिलने जाता था। अब केवल 2 दिन शेष रह गए थे ट्रेनिंग पर जाने से। आयुष बहुत खूबसूरत तोहफे के साथ जानवी से मिलने गया। जानवी ने रेस्टोरेंट के कांच के बड़े से दरवाजे के पास बैठी थी। उसने वहीं से आयुष को आते देखा। आयुष के सामने से एक लड़की आयुष से टकरा गई। आयुष ने उसे संभालने के लिए बाहों में पकड़ा। जानवी को ये देखकर बहुत अजीब लगा। वो लड़की आयुष से कुछ बात कर रही थी, जैसे दोनों में जान पहचान हो। उसके बाद आयुष रेस्टोरेंट में अंदर आ गया और वो लड़की भी वहाँ से चली गई और जानवी और आयुष एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। आयुष ने जानवी को गले लगाया और दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर बैठ गए। जानवी ने आयुष से पूछा, वो बाहर वो लड़की कौन थी? आयुष ने पूछा, कौन सी लड़की? जानवी ने अपनी बात दोबारा दोहराई, अभी बाहर जो तुमसे मिली थी। आयुष ने थोड़ा सोचते हुए बोला, अरे वो पता नहीं कौन थी, मुझसे टकरा गई थी तो बस मैं उन्हें सहारा देकर गिरने से बचाने की कोशिश कर रहा था। जानवी ने बोला, ओहो, मुझे ऐसा लगा जैसे वो तुम्हें जानती है। आयुष अपना कॉलर ऊपर करके अपने बालों में हाथ फेरता हुआ बोला, हैंडसम लोगों को कौन नहीं जानता होगा। शायद वो मुझे जानती हो, पर मुझे ध्यान नहीं, मैं उससे पहले नहीं मिला। जानवी ने मुस्कुराकर बोली, अच्छा, बहुत चाहने वाले हैं तुम्हारे। आयुष हंसने लगा, बोला, छोड़ो इन सब बातों को, अब मैं ट्रेनिंग के लिए जाने वाला हूँ। आयुष अपने आगे की तैयारियों के बारे में बताने लगा, पर जानवी के मन में वो अजनबी लड़की को लेकर उलझन थी। उसने उसे आयुष के सामने जाहिर नहीं होने दिया कि करीब 1 घंटे तक दोनों ने बहुत सारी बातें की। आयुष ने बताया वो ट्रेनिंग के लिए दिल्ली जब जाएगा तो सब लोग एयरपोर्ट पर छोड़ने आएंगे। अगर तुम भी आओगी तो मुझे अच्छा लगेगा। अब ज़्यादा समय भी नहीं है, निक्की भी साथ ही जाएगी और वहाँ से निक्की और मैं अपने अपने सेंटर चले जाएंगे। थोड़ी देर जानवी का फ़ोन बजा। जानवी ने फ़ोन पर बात करने के बाद बताया, चाची जी का फ़ोन है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाना है, मैं चलती हूँ। आयुष ने छोड़ने को बोला तो जानवी ने मना करते हुए बोला, नहीं, चाची जी मुझे रास्ते में ही मिल जाएंगी, तुम रहने दो। आयुष भी फिर अपने कार से अपने घर की ओर चल दिया। रास्ते में अचानक एक लड़की लिफ्ट मांगती हुई दिखाई दी। वो बहुत परेशान सी दिखाई दे रही थी। आयुष ने उस लड़की के पास कार रोकी। आयुष ने जैसे ही उस लड़की के चेहरे को देखा, वो पहचान गया कि वो वही लड़की थी जो रेस्टोरेंट के बाहर मिली थी। आयुष ने बोला, अरे आप यहाँ कैसे? उस लड़की ने बोला, आप हमारी मदद कीजिए, हम इस शहर में नए हैं, कुछ अजीब से लोग मेरा पीछा कर रहे हैं, हमें कोई ऑटो भी नहीं मिला। आयुष ने उन्हें कार में बैठने को बोला और पानी की बोतल देते हुए पूछा, आप कौन हैं, आपको कहाँ जाना है? उस लड़की ने बताया, मेरा नाम सनाया है, मैं झांसी से आई हूँ। झांसी से यहाँ देहरादून कैसे आना हुआ? उसने बताया, यहाँ इंटरव्यू देने के लिए आई हूँ, जॉब के लिए अप्लाई किया था। दोनों में इसी तरह की औपचारिक बातें हो रही थी। सनाया ने एक हॉस्पिटल का नाम बताते हुए बोला, वहाँ उनके दोस्त की जानकारी के डॉक्टर हैं, उनसे मिलने जाना है, वो हमारे रहने के लिए इंतजाम कर देंगे। आयुष ने सनाया के बताए हुए हॉस्पिटल पर सनाया को छोड़ दिया। कार से उतरने के बाद सनाया आयुष को थैंक्स बोलते हुए कहा, आपने बहुत मदद की है, हमारी जॉब लगते ही आपको हमारी तरफ से कॉफ़ी। आयुष ने मुस्कुराते हुए बोला, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। सनाया ने कहा, इसे हमारा थैंक्स समझ लीजिएगा। आयुष बोला, वो ठीक है, समय मिला तो, वैसे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मदद करना तो फ़र्ज़ होता है। तभी जानवी जो अपनी चाची जी के साथ उस हॉस्पिटल में आई हुई थी, वो हॉस्पिटल से बाहर आई तो आयुष और उस लड़की को देखकर चौंक गई। ये वही लड़की थी जो रेस्टोरेंट के बाहर मिली थी। जानवी के मन में बहुत से सवाल चल रहे थे, पर चाची जी के साथ में होने के कारण वो कुछ पूछ न सकी। आयुष का ध्यान जानवी पर नहीं गया, उसे पता ही नहीं चला वहाँ जानवी भी है। जानवी बिना कुछ बोले अपनी चाची जी के साथ घर आ गई। जानवी ने घर आते ही आयुष को फ़ोन किया, किसी कारणवश आयुष फ़ोन ना उठा सका। जानवी लगातार फ़ोन पर फ़ोन करती रही। जब आयुष ने इतने सारे मिस कॉल देख आश्चर्य में पड़ गया। आयुष ने जानवी को फ़ोन किया तो जानवी ने अगले दिन मिलने को बुलाया। आयुष ने बताया उसे परसों ट्रेनिंग के लिए जाना है, कल उसे कुछ ज़रूरी सामान लेने जाना है। आयुष ने बोला, समय और मौका मिला तो ज़रूर मिलने आ जाऊँगा। अगले दिन आयुष और निक्की कुछ सामान लेने के लिए मॉल में घूम रहे थे, तभी वहाँ सनाया दिख गई। सनाया ने आयुष और निक्की से मिलकर बात करते हुए अपने जॉब के बारे में बताया और एक कॉफ़ी साथ में पीने को कहा। आयुष ने मना करते हुए बोला, समय नहीं है, जल्दी में हूँ। पर सनाया के बार बार कहने पर निक्की ने आयुष से सनाया की बात मानने को कहा। तीनों लोग कॉफ़ी के साथ बैठे बातें कर रहे थे।
आयुष ने कॉफ़ी पीते हुए निक्की को सनाया के बारे में बताया। तभी अचानक ना जाने कैसे जानवी आ गई। निक्की ने जानवी को देख खुश होते बोली, आओ जानवी बैठो, अच्छा हुआ तुम भी मिल गई, मैं एक और कॉफ़ी ऑर्डर करती हूँ। जानवी गुस्से में थी। जानवी ने बोला, नहीं रहने दो, आयुष को समय नहीं है हमारे साथ बैठने का, बातें करने का। निक्की समझ गई थी दोनों में ज़रूर कुछ कहा सुनी हुई है। सनाया से निक्की ने कहा, सनाया यहाँ बहुत अच्छे परफ्यूम शॉप है, चलो हम दिखाते हैं। निक्की ने आयुष से इशारे में जानवी से बात करने को कहा। निक्की सनाया के जाने के बाद जानवी ने सारा गुस्सा एक ही बार में आयुष पर बरसा दिया। जानवी ने बोला, मुझसे बोला था तुम नहीं जानते वो लड़की कौन है, अब नाम भी पता है, दोस्ती भी इतनी कि साथ कॉफ़ी, हमसे मिलने का समय नहीं। आयुष ने जानवी को समझाया, ऐसा कुछ नहीं है, पर जानवी गुस्से में कुछ नहीं दिख रहा था। वो बोले जा रही थी, अगर कुछ नहीं तो हमसे क्यों बोला, तुम नहीं जानते उस लड़की को, कॉलेज में तुम्हारी कितनी सारी दोस्त थी, मुझे लगा मुझसे मिलने के बाद तुम बदल गए हो। इन सब में निक्की भी तुम्हारा साथ दे रही। आयुष ने बोला, मैंने बस तुमसे प्यार किया है, इसमें निक्की को कुछ मत कहो, जो कहना है मुझे कहो। बात इतनी बड़ी नहीं थी, पर दोनों की बहस ने बात को इतना बड़ा बना दिया था कि जानवी वहाँ से गुस्से में चली गई। आयुष के रोकने पर भी नहीं रुकी। आयुष परेशान हो गया। उसने जानवी को बहुत बार फ़ोन किया, पर जानवी ने मोबाइल बंद कर दिया था। आयुष निक्की के पास गया। निक्की सनाया आपस में सामान के बारे में बात कर रहे थे। आयुष ने निक्की से घर चलने को कहा। निक्की ने पूछा भी, क्या हुआ, जानवी कहाँ है? आयुष ने कहा, चलो सब रास्ते में बता दूंगा। दोनों ने सनाया से अलविदा कह के घर के लिए निकल गए। आयुष ने रास्ते में सारी बात बताई। निक्की ने बोला, कल सुबह तो हमें दिल्ली के लिए जाना है, आज बात नहीं हुई तो फिर ना जाने कब मौका मिलेगा। ट्रेनिंग में घर वालों से ही बहुत कम बात करने को मिलती ही है। आयुष और निक्की दोनों जानवी को बारी बारी फ़ोन मिलाते रहे, पर स्विच ऑफ ही आ रहा था। अगले दिन सुबह निक्की और जानवी के घर वाले दोनों को एयरपोर्ट छोड़ने गए। आयुष अभी भी जानवी को फ़ोन लगा रहा था। उसे उम्मीद थी जानवी जरूर आएगी। निक्की अपने परिवार से गले लग उनका आशीर्वाद ले रही थी। आयुष बस मेन गेट पर नजरें डाले जानवी की राह देख रहा था। फ्लाइट का समय होने पर निक्की ने आयुष से कहा, चलो समय हो गया। आयुष बोल रहा था वो आएगी। उस दिन आयुष की उम्मीद और दिल दोनों टूट गया। जानवी नहीं आई थी। निक्की और आयुष दोनों प्लेन से दिल्ली अपनी ट्रेनिंग के लिए चल दिए थे। आयुष को इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। उसे जानवी पर बहुत भरोसा था। वो कितने भी गुस्से में हो, पर वो मिलने जरूर आएगी। निक्की हर तरह से आयुष की उदासी और चिंता दूर करने का प्रयास कर रही थी, पर आयुष का कहीं मन नहीं लग रहा था। दिल्ली पहुंचने के बाद निक्की ने आयुष से बोला, आयुष जानवी से जैसे हो फ़ोन लग जाएगा, हम बात करेंगे, तुम ऐसे परेशान मत हो। आयुष ने बोला, हमारा दिल मानने को तैयार ही नहीं है। जानवी हमसे इतना नाराज़ हो सकती है? ज़रूर कोई और बात हो गई है जो वो एयरपोर्ट नहीं आ सकी। निक्की ने बोला, मैंने बोला ना सब ठीक हो जाएगा, चलो ट्रेनिंग संस्था चलना है, अपना ध्यान रखना। आयुष और निक्की अपने अपने ट्रेनिंग संस्था चले गए। आयुष जब संस्था पहुंचा, वहां उन्हें रहने का कमरा देखा और साथ के लड़कों से मिला। सब लोग अच्छे थे। आयुष की उदासी देख उन्होंने बोला, घर से दूर 1 साल के लिए मन तो उदास होता ही है, पर चिंता मत करो, यहाँ इतना व्यस्त कर देंगे कि घर की भी याद का समय ही नहीं मिलेगा। दूसरी तरफ निक्की को भी नए लोग मिले, जिसमें साथ की लड़कियां और ट्रेनिंग देने के लिए सर थे। निक्की और आयुष को जब भी समय मिलता वो जानवी को फ़ोन करते। फ़ोन हमेशा स्विच ऑफ आता था। दोनों लोगों की ट्रेनिंग की शुरुआत हो चुकी थी। सुबह पीटी रेस, फिर नहाने के बाद नाश्ता और फिर दिन में क्लास, जिसमें सभी अधिनियम और कानून संबंधित धारा और कर्तव्य बताए जाते थे। बंदूक चलाना, परेड, ऐसी बहुत सी संबंधित चीज़ों के साथ हर रविवार मनोरंजन के लिए कुछ ना कुछ कार्यक्रम होता था। निक्की और आयुष दोनों अपनी ट्रेनिंग मन लगाकर कर रहे थे, पर आयुष का दिल जानवी को याद करता था। लगभग 1 महीना ऐसे ही बीत गया। आयुष ने अपने दोस्त को फ़ोन लगा जानवी के बारे में पता लगाने को कहा। उसे पता चला कि जानवी 2 हफ्ते पहले ही अपने पूरे परिवार के साथ देहरादून छोड़कर चली गई है। कहाँ गई किसी को कुछ नहीं पता, उनके पड़ोसी को भी नहीं पता चला। इस बात का पता जब आयुष और निक्की को लगा तो उन्हें भी बहुत अजीब लगा और चिंता भी होने लगी। आयुष ने जानवी की याद के साथ अपनी ट्रेनिंग का समय पूरा किया। हमेशा मजाक मस्ती करने वाला आयुष अब बहुत गंभीर व्यक्तित्व वाला लड़का बन चुका था। अब आयुष के होठों पर अब मुस्कान भी बहुत मुश्किल से आती थी। पूरे 12 महीने की ट्रेनिंग के बाद
निक्की और आयुष अपने घर गए। वहाँ उनके स्वागत की परिवार वालों ने बहुत अच्छी तैयारी कर रखी थी। आयुष ने सोचा था जैसे ही देहरादून आएगा वो जाह्नवी के बारे में पता करेगा। घर पर शानदार स्वागत के बाद दोनों परिवार के लोग साथ बैठे थे। तभी आयुष के पापा ने आयुष और निक्की से बात करते हुए बोले, तुम दोनों बच्चे अब अपने पैरों पर खड़े हो, अपनी ज़िंदगी में सफलता का रास्ते पर हो, तो हम लोगों ने भी सोचा है तुम दोनों के लिए। आयुष और निक्की आश्चर्य से उन्हें देखने लगे। तब निक्की के पापा ने बोला, बेटा हम तुम दोनों की शादी के बारे में बात कर रहे हैं। ये सुन आयुष निक्की दोनों चौंक गए। निक्की ने बोला, पापा आप ही क्या बोल रहे हैं, शादी? आयुष ने भी बोला, आपने कैसे सोच लिया? मुझे अभी शादी के बारे में सोचना भी नहीं है। तब आयुष की माँ ने बोला, बेटा तुम दोनों बचपन से साथ हो, एक दूसरे को अच्छी तरह से समझते हो, दोनों की नौकरी भी एक जैसी है, दोनों साथ में खुश रहोगे। निक्की की माँ ने भी आयुष की माँ का समर्थन करते हुए बोला, और शादी अभी कहाँ कर रहे हैं, बस मंगनी कर लेते हैं, जब शादी का मन हो तब कर लेना, कभी ना कभी तो करोगे ही शादी। निक्की और आयुष एक दूसरे के चेहरे को देख रहे थे। उन्हें भी लग रहा था इस समय परिवार वालों को समझाना व्यर्थ है। आयुष और निक्की अलग कमरे में बैठे थे, क्या करें सोचकर परेशान थे। आयुष ने निक्की से बोला, तुम मेरे लिए तो क्या किसी के लिए भी बहुत अच्छी हमसफ़र बन सकती हो, पर मुझे बस एक बार पता चल जाए जाह्नवी कहाँ है, वो ठीक है, मेरे बिना खुश है, तो मैं कभी पीछे मुड़ कर नहीं देखूंगा। निक्की ने कहा, आयुष मुझे पता है तुम जाह्नवी से कितना प्यार करते हो, तुम जो भी फैसला लोगे मैं तुम्हारे साथ हूँ। आयुष ने निक्की की तरफ देखकर बोला, थैंक्स निक्की, तुमने हमेशा मेरा साथ दिया है। कुछ ही दिनों बाद दोनों को दिल्ली अपनी अपनी ड्यूटी के लिए जाना था। आयुष के पास जितना समय था उसमें उसने जाह्नवी के बारे में पता करने की पूरी कोशिश की। उनके पड़ोसी ने बताया, जाह्नवी की चाची कह रही थी वो मेरठ जा रहे हैं, जबकि जाह्नवी के साथ की कुछ सहेलियों ने बताया कि जाह्नवी ने बोला है कि वो लोग हरिद्वार शिफ्ट हो रहे हैं। कहीं से भी कोई संतुष्टि जानकारी नहीं मिली, कोई नंबर भी नहीं मिला। आयुष ने देहरादून में जितना भी हो सके सब तरीके से जाह्नवी का पता लगाने की कोशिश की, कोई कसर नहीं छोड़ी। आयुष उदास अपने कमरे में बैठा था, जाह्नवी की फ़ोटो हाथ में लिए वो बोल रहा था, कहाँ चली गई तुम जाह्नवी, इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता है, और कितना परेशान करोगी। तभी उनका नौकर रघु वहाँ एक डब्बे के साथ आया। वो बोला, आयुष बाबा, यह आपके कमरे की सफाई से कुछ कागज़ मिले थे, मालकिन ने कहा आपको दिखा दूँ, आपके काम के तो नहीं? आयुष ने नज़रअंदाज करते हुए बोला, रख दो मैं देख लूँगा। थोड़ी देर बाद निक्की आयुष के कमरे में आई। उसने आयुष से जाह्नवी के बारे में पूछा। आयुष उदास होकर बोला, नहीं कुछ नहीं पता चला। निक्की की नज़र रघु के लाए डब्बे पर पड़ी। उसने कुछ कार्ड और पेपर रखे हुए थे। निक्की ने उन कार्ड को देखकर बोला, अरे इतने पुराने कार्ड अभी तक रखे हैं। निक्की की नज़र एक सफ़ेद लिफाफे पर पड़ी जिस पर आयुष लिखा था। निक्की ने उसे खोला, वो खत था जो जाह्नवी ने आयुष के ट्रेनिंग पर जाने के बाद लिखा था। निक्की ने वो आयुष को दिखाया। आयुष को समझ नहीं आ रहा था कि ये उसके कमरे में कैसे। उसने रघु से पूछा। रघु ने थोड़ा याद करते हुए बताया, वो जब आप ट्रेनिंग पर चले गए तो उसके करीब 20 या 25 दिन बाद ये खत बिना किसी पते के बाहर लेटर बॉक्स में था। मालकिन जी ने इसे आपके सामान में रखने को कहा था। इस बात को इतना ज़्यादा समय हो गया कि आपको बताने का याद ही नहीं रहा। आयुष ने वो खत पढ़ा। उस पर लिखा था, आयुष जब तुम इस खत को पढ़ रहे होगे शायद तब तक मैं इस शहर में भी नहीं होंगी। तुम मुझे भूल जाना, मैं जहाँ हूँ खुश हूँ। मुझे खोजने या मिलने की कोशिश मत करना। मुझे नहीं पता तुम मुझे सही समझोगे या गलत, पर इस जन्म में हम नहीं मिल सकते। खुश रहना और मुझे भूल जाना। ये पढ़कर आयुष का दिल टूट गया। जो उम्मीद बची थी वो भी इस खत से ख़त्म हो गई थी। वो निक्की को गले लगाकर रोने लगा। आयुष को ऐसे देख निक्की को भी बहुत दुख हो रहा था। उसकी आंखों में भी आंसू आ गए थे। निक्की आयुष की उदासी को दूर करने का हर सार्थक प्रयास करती, पर आयुष के चेहरे पर एक मुस्कान भी नहीं आती थी। निक्की ने आयुष को समझाया, उसकी उदासी से उसके परिवार दोस्त भी दुखी हो रहे हैं। ज़िंदगी में हमेशा सब अच्छा नहीं होता, पर इसका मतलब ये नहीं कि आगे बढ़ना ही छोड़ दें। जो बीत गया उसे भूलकर आगे के बारे में सोचना चाहिए। आयुष आयुष सब बातें समझता था। उसने बोला, मुझे थोड़ा समय लगेगा अपने अतीत से बाहर आने में। मैं चाह कर भी नहीं भूल पा रहा वो सारे पल जो जाह्नवी के साथ बिताए थे। आयुष के मन की दशा को समझकर निक्की ने इन सब में आयुष को बहुत साथ दिया। आयुष की नौकरी के लिए पोस्टिंग नोएडा में और निक्की की दिल्ली में हुई। घर वाले चाहते थे नौकरी पर जाने से पहले दोनों की मंगनी हो जाए,
पर आयुष ने मना कर रखा था। जब नौकरी पर जाने का दिनांक निश्चित हो गया तब माँ के कहने पर आयुष मंगनी के लिए मान गया। निक्की ने आयुष से बोला, हम इसे रोक सकते हैं अगर तुम चाहो तो। आयुष ने निक्की का हाथ पकड़कर कहा, नहीं, तुमने हमेशा साथ दिया, मुझे भी लगता है ये सही रास्ता है अतीत से बाहर निकलने का। कुछ खास मेहमानों के साथ मिलकर मंगनी की रस्म पूरी हुई। आयुष निक्की ने एक दूसरे को अंगूठी पहनाई। इस रिश्ते से पूरा परिवार खुश था। आयुष के चेहरे पर भी खुशी थी, पर यह दिखावटी खुशी है, इस बात का पता सिर्फ निक्की को था। नौकरी पर जाने का समय आ गया। निक्की और आयुष दोनों निर्धारित समय से अपनी अपनी नौकरी पर पहुंच गए। दोनों अपने अपने कर्तव्य को निभाने में लगे थे। निक्की आयुष समय मिलने पर एक दूसरे से मिलने जाते थे, मोबाइल पर बात करते थे। आयुष अब धीरे धीरे अपने काम और जिम्मेदारी में व्यस्त हो रहा था। इन सब में जानवी की किसी तरह की कोई खबर नहीं मिली। आयुष निक्की अपना खाली समय साथ में ही बिताते थे। लगभग 6 महीने ऐसे ही बीत गए। घर वालों ने शादी का मुहूर्त निकलवा कर आयुष को बताया, अब से 4 महीने बाद या अगले साल का मुहूर्त है, तुम दोनों मिलकर बता दो शादी कब करनी है। आयुष को छुट्टी नहीं मिल रही थी तो उसने निक्की से नोएडा आने को कहा। निक्की अगले दिन आयुष से मिलने नोएडा पहुंच गई। दोनों लोग एक रेस्टोरेंट में बैठे थे। आयुष ने शादी के मुहूर्त के बारे में बताते हुए पूछा, हमें फैसला लेकर घर वालों को बताना है। दोनों को 4 महीने वाला मुहूर्त सही लगा। आयुष ने बिल के लिए वेटर को काट दिया। तभी आयुष के सर का फ़ोन आया। आयुष फ़ोन पर बात करने के लिए रेस्टोरेंट से बाहर आ गया। वेटर ने कार्ड वापस किया तो निक्की ने आयुष का पर्स, जो कि वहीं टेबल पर रखा था, उठाकर उसमें कार्ड रखने लगी। उसने देखा आयुष ने अपनी माँ की फ़ोटो लगा रखी है। तभी निक्की को लगा फ़ोटो के नीचे भी किसी की फ़ोटो है। उसने देखा वो जानवी की फ़ोटो थी। निक्की ये देख चिंता में डूब गई। उसे लगा आयुष अपनी शादी से खुश है, वो जानवी को अपने ख्यालों से निकाल चुका है, पर आयुष अभी भी जानवी को चाहता है। वो फोटो इस बात का सबूत था। आयुष जैसे ही वापस आया, निक्की सामान होकर बैठ गई। निक्की ने बोला, एक बात पूछूं आयुष? आयुष ने काफ़ी पीते हुए बोला, हाँ पूछो। बोल। निक्की ने बोला, अगर अब कहीं तुम्हें जानवी मिल जाए तो क्या अभी भी तुम उसे ही चाहोगे? आयुष काफ़ी पीते हुए रुक गया। उसने नज़रें झुका ली। थोड़ा रुककर आयुष बोला, कैसी बात करती हो? मैं तुमसे शादी करने का फैसला कर चुका हूँ। तुम मेरा वर्तमान हो, वो मेरा गुजरा हुआ कल थी। जहाँ होगी खुश होगी। उसे मेरी और मेरे प्यार की ज़रूरत नहीं है। अगर उसे भी प्यार होता तो मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जाती। निक्की मुस्कुराकर मन ही मन में सोच रही थी, आयुष, मैं तुम्हारे बचपन की दोस्त हूँ, मुझसे तुम चाहकर भी झूठ नहीं बोल सकते। आयुष को दोबारा फ़ोन आया। आयुष ने बात करने के बाद बताया, निक्की मुझे अभी जाना है। किसी आदमी ने अस्पताल में किसी लड़की को जख्मी हालत में भर्ती कराया है। निक्की ने कहा, ठीक है, मैं भी साथ चलती हूँ। अस्पताल से होने के बाद मुझे बस स्टॉप पर छोड़ देना। आयुष ने कहा, ठीक है चलो। निक्की और आयुष दोनों अस्पताल पहुंचे, जहां पहले से 2 हवलदार मौजूद थे। उन्होंने एक आदमी की तरफ इशारा कर बताया, यही उस लड़की को लेकर आया था। आयुष ने उस आदमी से पूछा, वो लड़की उसे कहाँ मिली? उस आदमी ने बताया, उसका नाम जगदीश है, वो एक बैंक में काम करता है। शाम को घर जाते हुए लड़की रास्ते में मदद मांगती दिखी। वो जख्मी थी, उसके चेहरे के गाल का नीचे का हिस्सा जला हुआ लग रहा था। उसने उसे अपने दुपट्टे से ढक रखा था। उसने बोला, कुछ लोग मुझे मारना चाहते हैं, मुझे पुलिस स्टेशन तक छोड़ दीजिए। पर जैसे ही मेरे कार में बैठी वो बेहोश हो गई। वो कौन है, क्या नाम है, कुछ नहीं पता। आयुष ने डॉक्टर सुमन से मिलकर उस लड़की के बारे में पूछा। डॉक्टर सुमन ने आयुष के हाथ में रिपोर्ट की फाइल देते हुए बताया, उस लड़की का बलात्कार हुआ है। उसका चेहरा के बाईं तरफ गाल की तरफ का थोड़ा हिस्सा और कान जला हुआ है। ये बहुत पहले का गर्म पानी का तेजाब से जला हुआ है। करीब 3 दिन से उसने कुछ नहीं खाया है, उसकी बॉडी में कुछ खाना नहीं गया है और उसे नशे के इंजेक्शन भी दिए गए हैं। आयुष ने डॉक्टर से पूछा, क्या हम मिल सकते हैं? डॉक्टर ने बताया, हाँ, पर वो अभी होश में नहीं आई है, आप बस देख सकते हैं। आयुष और निक्की दोनों उस लड़की को देखने गए। जब कमरे में पहुँचे, उस लड़की का मुंह दाईं तरफ झुका था, जिससे जला हुआ हिस्सा दिख रहा था। डॉक्टर उसके चेहरे की चोट दिखाते हुए उसका चेहरा सीधा करते हुए बोली, इसके आंखों पर भी हल्की चोट है। जैसे ही डॉक्टर ने उस लड़की का चेहरा सीधा किया, आयुष और निक्की चौंक गए। आयुष के हाथ से फाइल छूट गई। उसके मुंह से निकला, जानवी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। निक्की की भी आंख भर आई। आयुष जानवी का हाथ पकड़कर रोते हुए बोला, मैंने हर जगह तुम्हें खोजा, मैं कितना बुरा हूँ, मेरे होते हुए तुम्हारे साथ ऐसा सब कुछ हो गया, तुम्हें कितना दुख सहना पड़ा।
निक्की ने आयुष को बोला, खुद को संभालो आयुष, जानवी के साथ जिसने भी ऐसा किया है हम उसे छोड़ेंगे नहीं। बहुत सारे आपके मन में सवाल चल रहे होंगे, उन सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए अगले भाग में। क्या आप अगला भाग सुनना चाहते हैं? तो कमेंट में यस ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।